तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चंस भी नंबर ऑफ ज्यादा है, 60 एमसीक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो हमारा टॉपिक रहने वाला है आज बिजनेस का, और जिसके अंदर हम क्या देखेंगे, हम देखने वाले हैं प्लानिंग। प्लानिंग को हम नियोजन भी कहते हैं, हिंदी में नियोजन कहते हैं। यूं तो अकाउंट्स के अंदर आप इसको आयोजन भी कह सकते हो सामान्य भाषा में, लेकिन एज ए बिजनेस की टर्म में हम इसको एज ए कॉमर्स हमेशा जो है वो नियोजन यहां पर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर बिना किसी देरी के साथ। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है। इजी क्वेश्चंस होंगे तो हम ज्यादा समय लेंगे नहीं, इजी है, कंसेप्चुअल है। ठीक है, तो फटाफट से चलते जाएंगे। जहां पर भी आपको इश्यू है, कोई दिक्कत है समझने में, तो आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का कार्य है। प्लानिंग इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस इज। तो आप सब जानते हैं हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है वो 5 होते हैं, और उसमें प्लानिंग जो है वो क्या है, प्लानिंग सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या सीखने वाले हैं वो देखते हैं। चलो, तो हमारे जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन के जो हमारे कार्य होते हैं, प्रबंधन के हमारे जो कार्य होते हैं वो हम यहां पर देख लेते हैं। तो सर प्रबंधन के कौन कौन से कार्य होते हैं? तो सबसे पहले होता है हमारा प्लानिंग। ठीक है, दूसरे के बाद हमारा होता है ऑर्गेनाइजिंग। पूरा भी लिख लेता हूं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। प्लानिंग हो गया हमारा ऑर्गेनाइजिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाएगा तीसरे नंबर पे स्टाफिंग, एस स्टैंड फॉर स्टाफिंग। उसके बाद हमारे चौथे नंबर पे आएगा डायरेक्टिंग, और 5वें नंबर पे जो हमारा आएगा कार्य वो आ जाएगा हमारा अंतिम कार्य जिसे हम कह सकते हैं, और वो होता है हमारा कंट्रोलिंग। तो अब यहां पर 2-3 चीजें क्या सीखनी मुझे पता है। देखो ये तो बहुत इजी है, हम भी जानते हैं। प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, बिल्कुल सही कह रहे हो, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब यहां पर 2-3 चीजें नहीं सीखते हैं, ये तो हम सब जानते हैं, इवन 11th क्लास का बच्चा भी जानता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि हमारे पोस्टेक में 5 काम होते हैं, और यही प्रबंधन की जान कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबंधन की जान। क्यों? क्योंकि हमारा प्रबंधन इसी के ऊपर टिका हुआ है। अब बात करते हैं कि सर ये पोस्टेक दिया किसने, इसलिए ये क्वेश्चन दिया है। अब समझ में आई बात आपको? ठीक है, पहले के 40 क्वेश्चन मेरे सब्जेक्ट के नहीं है। ठीक है, तो वो आपको अभी मैं नहीं करवा पा रहा हूं। ठीक है, वो सब मेरा नहीं है, इसलिए आपको बता दिया मैंने। चलिए, तो मेरे हिसाब से आपको चीजें यहां पर जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपको मैंने बता ही दिया, नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक कार्य है। ठीक है, तो ये प्राथमिक कार्य हम समझ चुके हैं। नियोजन जो है वो क्या है? नियोजन का मतलब भविष्य में झांकना होता है। एक बात भी आपको ध्यान रखना है, नियोजन का मतलब होता है भविष्य में झांकना, यानी कि फोरकास्टिंग इन द फ्यूचर। बहुत सारी चीजें बताऊंगा यहां पर आपको मैं। फोरकास्टिंग इन फ्यूचर, और ये किसने कहा था प्यारे दोस्तों? तो ये कहा था हेनरी फ्योल ने, कि नियोजन भविष्य में झांकता है। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन क्या है दोस्तों? अच्छा एक बता दो, ये पोस्टडेक किसने दिया? ये जो पोस्टडेक है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये हमें कुंज्ड एंड ओ डोनेल ने दिया। अब मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन इजी था? ये मैंने आपको इसलिए दिया था बहुत सारी चीजें निकालने के लिए। और हमारे हेनरी फ्योल ने क्या दिया है? तो हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है POCCC। ठीक है, ये हमारे हेनरी फ्योल ने दिया है। बाकी आगे क्वेश्चन आएंगे बताता रहूंगा कि पोस्ट कॉर्प लूथर गुलिक ने दिया है, POIM हैरोल्ड स्मिडी ने दिया है, POMCC जो है वो क्या नाम है, POMCC हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद POC किथ डेविस ने दिया है। ठीक है, POCCC FI जो है वो उर्विक ने दिया। वो सारी बातें आगे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको करवाता रहूंगा। तो नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का प्राथमिक कार्य है, प्रथम कार्य माना जाता है। यही से हमारे नियोजन की, हमारे जो है प्रबंधन की शुरुआत होती है। और दुनिया का कोई भी काम ले लो, मैनेजमेंट की बात नहीं है, दुनिया का कोई भी काम हो बिना प्लानिंग के नहीं होता है। इसीलिए प्लानिंग के अंदर भी ध्यान रखना है, बिना उद्देश्यों के नहीं होता है। तो प्लानिंग की भी प्रक्रिया हम पढ़ेंगे आगे, तो उसका प्राथमिक कार्य होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें यहां पर क्लियर 1 बाय 1 हो रही होगी। नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का जो है वो प्राथमिक कार्य होता है, फिर हमारा ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और ये जो स्टैंडर्ड वर्क है वो हमें दिए थे कुंज्ड एंड ओ डोनेल ने। ठीक है, और POCCG जो है वो दिया था हेनरी फ्योल ने, जो मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, आगे कार्य आएंगे तो आगे बताऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने नियोजन प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या है? क्या प्रारंभ है या अंत है या प्रारंभ और अंत दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 42 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 42 का। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 42 आंसर दीजिएगा जल्दी से। हाँ, वो सॉल्यूशन हम कर देंगे, अब रिपीट नहीं होंगे, मैंने सॉल्यूशन उसमें चेंजेस भी करवा दिए हैं। कल आपको एक भी क्वेश्चन जो है वो रिपीटेड नहीं मिलेगा। यस बिल्कुल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके भी हो जाएंगे, उसके लिए बात चल रही है, हो सकता है अकाउंट्स के आपको बहुत जल्द देखने को मिल जाएंगे, 1 या 2 दिन 4 दिन में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कुछ स्टूडेंट ने कहा है बिगिनिंग, लेकिन एक्चुअल में ये बिगिनिंग नहीं होगा। एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर एक सेंस था। आप सोचो, जब पहले क्वेश्चन इतना इजी डाल दिया मैंने कि नियोजन प्रबंध प्रक्रिया का है, हम जानते हैं प्राथमिक कार्य है, लेकिन एक्चुअल में ये कार्य नहीं पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? नियोजन प्रबंध की क्रियाओं का है। जितने भी प्रबंध की जो क्रियाएं होती है ना, वो उसका प्रारंभ और अंत दोनों है, इसलिए आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों? तो आप सोचो, हम जो भी नियोजन में करते हैं, नियोजन में जो भी सोचते हैं, वो अंत में जाते जाते कहां पहुंचता है? हमारे नियंत्रण तक पहुंचता है। अगर हमारा नियंत्रण में पता चलता है कि जो हमने सोचा वो सही नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं? अगले साल वापस रीप्लानिंग करते हैं। अगले साल वापस क्या करते हैं? रीप्लानिंग यहां पर जो है वो करते हैं। क्या मुझे बताओ, क्या स्टूडेंट किसी एक एग्जाम में फेल हो गया, किसी एक कंपटीशन एग्जाम में फेल हो गया, तो क्या वो घर बैठ जाता है? क्या पढ़ाई छोड़ देता है या कंपटीशन एग्जाम से मुंह मोड़ लेता है? आपका आंसर होगा सर नहीं। वो अगेन बैक टू बैक क्या करता है? अपनी तैयारी करता है, वो नए प्लान्स करता है, न्यू एनालिसिस करता है, नई बुक्स को फोकस करता है, नए नोट्स बनाता है। पहले कहां कमी रह गई, उस कमी को आकलित करके, उस पर एनालिसिस करके, उसके अकॉर्डिंग वापस नए सिरे से तैयारी करके रिकॉम्पीट करता है और वो सफल होता है। आपने देखे होंगे बहुत सारे आरएस 3 से 4 अटेम्प्ट में बनते हैं, आईएएस 2 से 3 अटेम्प्ट में बनते हैं। आप बहुत सारे देखे होंगे यूपीएससी 2 से 3 बार में सफल होते हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, मुझे पता था कि आंसर, मुझे पता था, मुझे हालांकि ये लगा कि सी आंसर ही देंगे आप, लेकिन ये कार्य नहीं पूछा है। क्या पूछ रहा है? नियोजन प्रबंध की क्रियाओं का है। क्या है? तो प्रारंभ और अंत दोनों है, और वो क्यों है मैंने आपको पूरी जर्नी यहाँ पर बताई है। और ऐसे क्वेश्चंस डीपली जब बुक्स को पढ़ते हैं ना, तो ही आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बता रहा हूं, दुनिया की जितने भी विशेष की बेस्ट फैकल्टी है वो सभी आंसर इसका सही बताएंगे, लेकिन ये डीपली बुक्स पढ़ने से ही आपको चीजें समझ में आती है। आप समझ चुके होंगे, जब नियोजन करते हैं तो अंत तक हम सब कार्य को करते हुए नियंत्रण पे जाते हैं, और जब नियंत्रण में पता चलता है, इसलिए आपने देखा होगा नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नियोजन और नियंत्रण एक दूसरे के ट्विन्स कहलाते हैं। ये भी आपको मैं, जब आप कंट्रोलिंग पढ़ते हैं मेरे से, तो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा 42 का? सी ऑप्शन। 43 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखो, भविष्य में क्या करना है, कैसे करना है और किससे करना है, कब करना है, किन साधनों से उपयोग करना है, आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण क्या है, इन सभी प्रश्नों का जो पूर्व निर्धारण है वो नियोजन है। यानी कि हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाट टू डू, क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। सर इंग्लिश में क्वेश्चन हाफ है। अच्छा, इंग्लिश में हाफ ही है, इंग्लिश में हाफ नहीं है। अच्छा, यस यस यस, देखो पूरा है। नियोजन प्रबंध की क्रियाओं का है, प्लानिंग इज द एक्शन ऑफ कर दो इसको, बस थोड़ा सा दिक्कत है, एक्शन ऑफ, फिर हो जाएगा बिगिनिंग एंडिंग, बोथ बिगिनिंग एंड एंडिंग। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या कह रहा है? द प्री डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट टू डू, हाउ टू डू, ठीक है, व्हेन टू डू एंड विथ व्हाट रिसोर्सेज इज प्लानिंग। हम सब जानते हैं ये सब चीजें कहां शुरू होती है? प्लानिंग में। हम भी देखते हैं ना, नोट्स कहां से लाए, कैसे पढ़े, कौन सी कोचिंग से कोर्स ले, कितने घंटे पढ़ना है, लाइब्रेरी ज्वाइन करूं या ना करूं, कितने क्वेश्चन आपके दिमाग में होते हैं। बेसिक से समझेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नियोजन आवश्यक है, प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर, संसाधनों का उपयोग करने के लिए, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन करने के लिए, यानी कि इंप्लीमेंटेशन गवर्नमेंट पॉलिसीज, संगठन संरचना के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, या फिर निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 44। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, जल्दी आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, यस, जल्दी से। अकाउंटेंट की भी मैराथन होगी जैसे आरपीसी की हुई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, पर उसके लिए अभी समय लगेगा। वो लास्ट के दिनों में लाएंगे, जैसे हमने किया था वैसे ही। बिल्कुल उसके लिए भी बड़ी बड़ी क्लासेस मैराथन के रूप में लाएंगे, बिल्कुल 100% लाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो 44 का आंसर आप समझ चुके होंगे। यस, डी इज द राइट आंसर। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ही नियोजन है। संसाधनों का उपयोग बाद में हो जाएगा, जब आपने सही ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन कर लिए, आपने सही पूर्वानुमान कर लिया और अपनी स्टार्टिंग कर दी गति की,
सही विकल्पों का मूल्यांकन भी कर दिया तो संसाधनों का उपयोग भी हो जाएगा, सरकारी नीतियों का कार्यान्वयन भी आप कर लोगे, गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आ रहा है उसको भी आप यूटिलाइज कर सकते हो, उस अवसर का फायदा उठा लोगे, संगठन का सब काम हो जाएगा। संगठन संरचना वैसे भी आगे होती है, इसके सेकंड वाले कार्य में होती है। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? 44 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नियोजन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन किसका है? प्लानिंग इज द ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। प्लानिंग इज द ट्रैप लेड टू कैप्चर द फ्यूचर। नियोजन भविष्य रूपी पिंजरे को, अब आप बोलेंगे सर भविष्य रूपी पिंजरे को क्यों पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है? तो जैसे हम पिंजरे के अंदर, हमारे जैसे घर में चूहा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारी चीजों को काट लेता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? चूहे को पिंजरे में पकड़ के बाहर छोड़ देते हैं। तो जैसे पिंजरा, ठीक है, या शेर का केज हो सकता है, वैसे क्या है? भविष्य क्या है? भविष्य अनिर्धारित है, भविष्य अनिश्चित है, टेरी नहीं होगा दोस्तों। भविष्य अनिर्धारित है, अनिश्चित है, तो भविष्य को कैप्चर करना है तो आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि नियोजन एक तरीके से क्या है? भविष्य को देखने की खिड़की का काम करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे घर के बाहर कोई है और हमें आवाज दे रहा है, तो हमें जरूरी नहीं कि बाहर जाना पड़े, हम हमारे अगर घर के अंदर खिड़की है तो हम उस खिड़की से भी बाहर जाके देख सकते हैं कि कौन आया है या कौन जा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये एलन ने कहा था, टेरी नहीं होगा दोस्तों, एलन होगा। मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ ने क्वेश्चन गलत किया है, और इनका पूरा नाम है लुइस ए एलन। अब लट लेना, अगर गलती करी है तो अब दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। लुइस ए एलन इज द राइट आंसर। यस, टेरी नहीं होगा। यस, ए इज द राइट आंसर। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यहां पर एक दो चीजें और सिखा देता हूं, आपको नई तैयारी हो जाएगी। नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, किसने कहा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर। नियोजन बौद्धिक प्रक्रिया है, किसने कहा था? प्लानिंग इज अ इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस, ये किसने कहा था? और नियोजन एक चयन प्रक्रिया, ये नियोजन को किसने कहा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर दोनों के आंसर। देखते हैं कि कौन सबसे पहले आंसर देता है। तो ये सॉल्यूशन में आपको बहुत सारी चीजें और भी मैं करवाता हूं। अब देखिए आपके लिए लास्ट ईयर भी आया था, मतलब समझ चुके आप, ठीक है। तो देखो, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ये कुंज्ड एंड ओ डोनेल ने कहा था। मन से आंसर मत दीजिए, आपको नहीं पता है शायद। कुंज्ड एंड ओ डोनेल ने कहा था कि नियोजन जो है वो क्या है? एक बौद्धिक प्रक्रिया है। नियोजन एक चयन प्रक्रिया है, सिलेक्शन प्रोसेस। ये किसने कहा था? ये मुझे लग रहा है बहुत सारों को नहीं पता होगा, तो एक नई चीज सीखी है। अब मुझे बताइए क्लासेस में आपको नई चीजें सीखने को मिलती है या नहीं मिलती है? मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है, जल्दी से बताइएगा, ठीक है। तो ये कहा था गोइज ने, किसी बुक्स में गोइज भी लिख रखा है, कहीं पर गोत्स भी लिख रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बाकी आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। न्यूमैन समर की भी बात करेंगे, इनके संचार के अंदर परिभाषा भी आती है, ठीक है, न्यूमैन समर भी है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा 45 का ए ऑप्शन। एलन ने कहा था कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। नियोजन क्या होता है? गोल ओरिएंटेड यानी कि लक्ष्य अभिमुखी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि उद्देश्य अभिमुखी, मानसिक प्रक्रिया, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो आप सब जानते हैं, आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। डी इज द राइट आंसर। नियोजन ये सभी चीजें करता है। यस, थैंक यू सो मच। तो ये नई चीजें सीखने के लिए ही आपको रेगुलर हमारे साथ बने रहना है, ठीक है। तो नियोजन क्या है? नियोजन टारगेट ओरिएंटेड होता है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड होता है और मेंटल ओरिएंटेड होता है। और आप जानते हैं ये सब नियोजन की विशेषताएं के अंदर भी आती है हमारी, ठीक है। चलिए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन एक प्रक्रिया है, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक या राजनीतिक? तो इसका क्वेश्चन अब आप, मुझे लग रहा है दिक्कत नहीं आएगी। अभी मैंने बताया था नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, ठीक है। देखो, मानसिक होता तो फिर भी एक ऑप्शन और बन सकता था, मानसिक प्रक्रिया भी होती है, क्योंकि मेंटल हम दिमाग में काम कर रहे होते हैं, लेकिन आर्थिक प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। ये तो हम इसके लिए प्लान करते हैं कि हमें पैसा कहां लगाना है, कितना लगाना है, ये प्लानिंग का पार्ट होता है। अब अगर देखो, इसके अंदर एक क्वेश्चन बन रहा है, अगर पूछे कि नियोजन का एक भाग है, तो आप आर्थिक सामाजिक सोच सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि नियोजन एक प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है? तो बौद्धिक प्रोसेस है। और ये किसने कहा था? तो ये मैंने आपको अभी बताया था, ये कुंज्ड एंड ओ डोनेल ने कहा था। अब आप सोचिए, क्वेश्चन इजी नहीं है, ढंग से सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। चलो, निश्चित बिल्कुल आगे चलते हैं। नियोजन का आधार क्या है? तो आप सब जानते हैं, फोरकास्टिंग इज द बेसिस ऑफ प्लानिंग। इस लाइन को रट लेना, याद कर लेना। नियोजन का आधार हमारा क्या होता है? सामग्री प्रबंधन का कोई आधार नहीं है, पूर्वानुमान है। तो पूर्वानुमान क्या है? नियोजन का आधार है। समझ में आया आपको? बिल्कुल। गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे सभी को, जय श्री राम।
बिल्कुल पूर्वानुमान आंसर हो जाएगा, नियोजन का आधार हो जाएगा पूर्वानुमान। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन कार्य क्या है? सर्वव्यापी यूनिवर्सल एक्टिविटी, कभी कभी आकस्मिक या आवश्यकता अनुसार। अरे आवश्यकता अनुसार नहीं होता है, नियोजन तो हर जगह करना पड़ता है, न एक्सीडेंटल है न ओकेजनली है, नियोजन सर्वव्यापी है। और सर्वव्यापी का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का एक और नाम होता है, इसे आप सार्वभौमिक भी कह सकते हैं। जहां जहां भूमि है वहां वहां आपके नियोजन काम आएगा, चाहे शादी ब्याह का काम हो, बर्थडे पार्टी हो, बाहर हिल स्टेशन पे घूमने का प्लान हो, ठीक है, दुनिया का कोई भी काम हो, बिना नियोजन के पॉसिबल नहीं है। अगर है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिए। पढ़ाई के लिए भी नियोजन चाहिए। इवन हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो भी 2 घंटे हमें सोचना पड़ता है पहले। आपने सुना कभी फैमिली के साथ आप डिनर प्लान कर रहे हो तो दिन में 10 बार आपको कॉल्स आ जाते हैं, कितने बजे जाना है, आप निकले कि नहीं निकले, कहाँ आना है, लोकेशन क्या है, ठीक है, होटल किस तरीके की है, 5 स्टार है क्या, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजों के ऊपर अपन फोकस करते हैं, होटल में खाना खाते जाते हैं उससे पहले भी। तो आप समझ चुके होंगे नियोजन एक सर्वव्यापी काम है, सब जगह होता है, सब फील्ड में होता है। इसका मतलब ये होता है सब जगह होता है, सभी क्रियाओं में होता है, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, भावनिक हो, तकनीकी हो, हर जगह पर होता है। इवन मोदी जी की कोई सभा हो रही होगी किसी स्टेट में तो उस मुख्यमंत्री को, वहां के जिला कलेक्टर को, वहां के प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाता है कि इस दिन पे हम यहाँ पर आने वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था है देखी जाए, सभी चीजों का जायजा लिया जाता है, जिस फील्ड में उनका भाषण होने वाला है वहां का जायजा लिया जाता है, सभी प्रकार की सुरक्षा चौक चाबंदी हम जो कहते हैं, सुरक्षा व्यवस्था जो है वो हर तरीके से देखी जाती है। नियोजन सर्वव्यापी कार्य है, सीधी सी बात है। चलिए 50 क्वेश्चन नंबर 49 हमारा हो चुका है। 50 क्या कह रहा है? नियोजन की विशेषता है, नियोजन की मुख्य विशेषता क्या होगी? यस, मुख्य के ऊपर फोकस किया गया है। द मेन फीचर ऑफ प्लानिंग इज, द मेन फीचर ऑफ प्लानिंग इज, नियोजन एक असामान्य कार्य है। प्लानिंग इज एन अनयूजुअल फंक्शन। मैं इंग्लिश में रीड करूंगा, मेरे हिसाब से हिंदी में तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। इट टीचेज ऑल टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, इट इज अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोसेस, या इट करेक्ट्स पास्ट मिस्टेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर दीजिए। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा यहां पर क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल, चलिए इंग्लिश में भी बात करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन में बात कर रहे थे कि योर प्लानिंग इज, और प्लानिंग इज यूनिवर्सल, यानी कि वो सर्वव्यापी है, सब जगह होती है, ठीक है। प्लानिंग इज डन एवरीवेयर, प्लानिंग जो है वो सब जगह पर की जाती है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर सामने, आपके सामने है, जल्दी बताइए। द मेन फीचर ऑफ प्लानिंग इज, तो आपको पता लग गया होगा, इट इज फॉरवर्ड लुकिंग, मीन्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर, मीन्स लुकिंग इनटू द फ्यूचर। अगर आपको फॉरवर्ड प्लानिंग को समझना है कि सर ये फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या होता है, तो मतलब आगे की ओर देखना, भविष्य में झांकना, आगे की ओर बढ़ना। नियोजन आगे की ओर देखता है, वहीं पर नियंत्रण पीछे की ओर देखता है। ये बात भी आपको पता ही होगी, ठीक है। यस, भविष्य में झांकने की प्रक्रिया है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 51, नियोजन प्रबंध के किस स्तर पर किया जाता है? इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट को क्या एक्चुअल में कंफ्यूजन होता है कि सर नियोजन किस स्तर पर किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रखना है नियोजन सभी स्तर पर किया जाता है। नियोजन जो है वो यहां पर ध्यान रखना है, प्रबंधन के सभी स्तर पर किया जाता है। टॉप लेवल पर भी होगा, मिडिल लेवल पर भी होगा, और लेवल पर भी होगा। यहां पर भी प्लानिंग होगी, यहां पर भी होगी, यहां पर भी होगी। मतलब यूं कह सकते हैं कि नियोजन सभी स्तर पर होता है। तो कुछ चीजें मैं आपको लिख रहा हूं, उसको आपको हमेशा ध्यान रखना है। नियोजन सभी स्तर पर होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो, जैसे सामरिक निर्णय कभी कभी नहीं होता एक्चुअल में, इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, या इसे जैसे डिसीजन मेकिंग, ये जो होता है ना, वो हमेशा ध्यान रखना है आपके टॉप लेवल पे ही होगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं आपकी कार्य विधियां, कभी कभी स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, ये एक ऐसा पॉइंट है जो अधिकतर को नहीं पता है। कौन बताएगा? प्रोसीड्यूर्स कहां होता है? कार्य विधियां, ये हमेशा लोअर लेवल पे होती है, जबकि हम यहां पर उस समय सोच भी नहीं पाते हैं। देखो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, ठीक है। प्लानिंग सभी लेवल पे होती है, ठीक है। सामरिक नियंत्रण सभी आपका टॉप लेवल पे होगा। उसके बाद आपको बताऊं नीतियां भी क्या होती है। यूं तो नीतियां उच्च स्तर पे होती है, देखा जाए तो डायरेक्टली नीतियां उच्च स्तर पे होती है, लेकिन फिर भी इसका आंसर आपको क्या करना है? सभी करना है। क्यों? क्योंकि नीतियां 3 प्रकार की होती है, समग्र नीतियां, विभागीय नीतियां, आपने पढ़ी होगी, ठीक है। तो विभागीय नीतियां क्या है? जो अपने अपने विभाग के अनुसार बनती है। यस, तो कुल मिलाकर हम यूं कह सकते हैं कि नियोजन सभी स्तर पे होगा। टॉप लेवल के अपने लेवल पे बनाएंगे इसको,
मिडिल लेवल के भी अपने लेवल पे और बनाएंगे, और ओवरऑल मतलब नियोजन यहां पर सभी के लिए एक बार होगा, लेकिन सभी अपने अपने स्तर पर भी उस कार्य का। आज आपको सोचो, आपको घर में कोई काम दिया जाए कि आपको सिटी से चीज लानी है, उन्होंने टाइम दे दिया, पैसे दे दिए, अब आप अपने सब सोचते हैं ना बाइक पे जाएंगे, कैसे जाएंगे, या मैं कॉलेज से आता हूँ वो काम कर लूंगा। इसका मतलब क्या, ये आपने अपने लेवल पे एक प्लानिंग और सेट करी। समझ में आ रहा है आपको? उनका काम क्या, घर वालों का, कि आप जो चीज मंगाई वो शाम तक लेके आ जाए। अब आप दिन में लाएं, सुबह लेते हुए उसको बैग में रख लें, शाम को लेते हुए आए या किसी और के थ्रू घर पे पहुंचा दें, वो आपकी निजी प्लानिंग का पार्ट होता है। मेरे हिसाब से आपको चीजें क्लियर हो चुकी होगी। तो ये देखिए, आप जब इस तरह से चीजें समझेंगे ना, आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। देखो कितनी बताए, और ये कितना इंपॉर्टेंट है। कार्य विधियां, प्रोसीड्यूर सभी को याद ही नहीं आता कि निम्न स्तर पे होती है। उसके अलावा और क्या हो सकता है, समन्वय सभी स्तर पे होता है, क्योंकि समन्वय वैसे भी प्रबंध का क्या है, समन्वय प्रबंध का सार है, इसलिए ये सभी स्तर पे होता है। ठीक है, सभी स्तर मिलेंगे तभी तो जाके समन्वय होगा। तो ऐसे क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन करने के लिए आ जाते हैं और हम भूल जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी और चीजें आएगी तो आपको मैं बताता रहूंगा। ठीक है, चलिए, तो नियोजन प्रबंध किस स्तर पर किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा सभी स्तर पर। डी इज द राइट आंसर। 51 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल ने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी इंपोर्टेंट कर दो। जैसे वो लुईस एलन का आया था, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, वैसे ही है हेनरी फ्योल ने पूर्वानुमान और नियोजन दोनों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया, तो उन्होंने एक शब्द लिया था, इसको बोलते हैं परवोयंस या प्रीवोयंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि हेनरी फ्योल ने पूर्वानुमान और नियोजन दोनों के लिए एक मिक्स वर्ड यूज किया था। बहुत कम बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, उसको बोलते हैं परवोयंस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है जिसमें आवश्यकता होती है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स सर्वत्र योग्यता प्राप्त व्यक्ति, यूनिवर्सली क्वालिफाइड पर्सन, प्रोफेशनल पर्सन, हाई एंड रेपुटेड क्वालिफाइड पर्सन, या क्रिएटिव थिंकिंग एंड इमेजिनेशन। चलिए आंसर दीजिए जल्दी से। उससे पहले आपको मैं बता देता हूं, जो मैंने आपको बताया भी था, नियोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है, यह कहा था कुंज्ड एंड ओडोनेल ने। पहले इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया था, तो अभी जो है वो हम इसको हिंदी में भी लिख लेते हैं। कुंज्ड एंड ओडोनेल ने यह कहा था। ठीक है, तो किसके लिए किसकी आवश्यकता होती है बताइए जल्दी से। तो आप समझ चुके होंगे, बिना सृजनात्मक चिंतन और कल्पना के आप अच्छा सोच नहीं सकते। आप साइकोलॉजी में भी पढ़ते हैं, बुद्धि पढ़ते हैं, समायोजन पढ़ते हैं, डेनियल गोलमैन के बुद्धि के तत्व पढ़ते हैं, तो ये चीजें आपने पढ़ी होगी। सृजनात्मक चिंतन किसका अच्छा होता है, जो संवेगात्मक रूप से स्थिर होता है, क्योंकि खुद डेनियल गोलमैन ने बताया, और इवन हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि वाई ईक्यू इज मोर बेटर देन आईक्यू। आपने डेनियल गोलमैन की बुक पढ़ी होगी। ठीक है ना, हमारा ईक्यू क्या होता है, हमारे समस्याओं का समाधान। अभी आपको मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरा 80% ईक्यू काम कर रहा है, न कि आईक्यू। 80% समस्याओं का समाधान हमारा ईक्यू करता है। ईक्यू को बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन, यानी कि हमारी संवेगात्मक जो बुद्धि होती है, संवेगात्मक जो स्थिरता होती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होगी, क्योंकि आप सब भी कहीं ना कहीं साइकोलॉजी तो पढ़ते ही हैं, तो आपको पता होगा। तो सृजनात्मक चिंतन और कल्पना की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन होता है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, ये सभी अवधियों के लिए। तो हम सब जानते हैं, कभी हमारी डेली की प्लानिंग होती है, कभी वीकली प्लानिंग होती है, 15 दिन की प्लानिंग भी हमारी होती है, मंथली होती है, 6 महीने की होती है, साल की होती है, 15 साल 20 साल की भी होती है। तो सभी के लिए होती है। इसको बोलते हैं समय के आधार पर। ये वैसे भी हमारा एक टाइप हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो जैसी जैसी चीजें आएगी मैं आपको बता दूंगा। समय के आधार पर हमारा नियोजन जो है वो 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। तो मेरे हिसाब से आंसर आपको क्लियर हो चुका होगा, डी इज द राइट आंसर। 54 के बाद 55 आपके सामने। अल्पकालीन और मध्यकालीन नियोजन का आधार क्या होता है, श्रम नियोजन, दीर्घकालीन नियोजन, उचित नियोजन या श्रेष्ठ नियोजन। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी का आंसर भी मैं देख रहा हूं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर जो है वो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिएगा 55 का आंसर दीजिए फटाफट से। यस, ओके ओके, यस, योर नेम इज स्मृति जी, बिल्कुल गुड नेम, नाइस नेम। चलिए, पर आप आईडी से बनाते हो पता नहीं चलता है। चलो, अल्पकालीन मध्यकालीन नियोजन का आधार क्या है, तो आप सब जानते हैं अल्पकालीन और मध्यकालीन जो नियोजन है उसका आधार हमारा कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। किसी को नहीं समझ में आया, वैसे तो इस क्वेश्चन को देखिए समझ में आ चुका होगा, लेकिन बताओ कभी कभी कोई यूं भी सोच लेता है कि श्रम तो मुझे पता है, ये तो वैसे भी डायरेक्टली पता चल रहा है, ये तो नहीं हो सकता। लेकिन किसी को लग रहा होगा कि श्रेष्ठ नियोजन का आधार होगा, तो मुझे बताओ फिर दीर्घकालीन नियोजन का भी आधार क्यों नहीं बना।
इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एक्चुअल में क्या होता है, आपने भी कभी लॉन्ग जर्नी बनाई होगी, आपको आरएस बनना है, आपको किसी वैकेंसी को क्रैक करना है, तो उस बड़े प्लान के लिए आप छोटे छोटे प्लान बनाते हो, बड़े गोल को अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे प्लान करते हो, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो। इस क्वेश्चन का सेंस ये है, यानी कि आपका जो लॉन्ग टर्म जर्नी है, आपका कोई भी लॉन्ग टर्म गोल है, वो तभी पूरा होगा जब इसके लिए आप एक बेस बनाएं, आप अपने कुछ शॉर्ट टर्म प्लान करें और साथ में क्या करें, आप जो है वो मिड टर्म प्लान करें। ये दोनों प्लान कहीं ना कहीं इस लॉन्ग टर्म प्लान का क्या कर रहे होते हैं, बेस का काम कर रहे होते हैं। किसका काम कर रहे होते हैं, बेस का काम कर रहे होते हैं। तो आपको आंसर पता चल गया होगा, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया। बाकी क्वेश्चन टफ नहीं है और इस क्वेश्चन के गलत होने से भी आपका नॉलेज कम नजर है, ऐसा नहीं है, नॉलेज में कोई कमी नहीं है, लेकिन बात ये हो रही है कि आपने उसको सही सेंस नहीं देखा उस समय। ठीक है, मुझे लग रहा है आपने श्रेष्ठ नियोजन किया होगा, लेकिन आंसर क्या होगा इसका, दीर्घकालीन नियोजन होगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रबंधन के कार्यों में निर्णय निर्माण से व्यापक कार्य कौन सा है? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रॉडर देन डिसीजन मेकिंग? विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ब्रॉडर देन डिसीजन मेकिंग? 56। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नियोजन हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रबंधन के कार्यों में निर्णय निर्माण से भी व्यापक कार्य कौन सा है? तो आप सब जानते हो व्यापक कार्य आपका प्लानिंग है। क्यों? प्लानिंग में बहुत सोचना पड़ता है, क्योंकि प्लानिंग में ही तो सोचना पड़ता है। जब प्लानिंग हो चुकी है फिर तो आपको एग्जीक्यूट करना है, फिर तो स्टाफ आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन तैयार करोगे, स्ट्रक्चर्स बनाओगे, इतने यहाँ एम्प्लॉय होंगे, ये काम होगा, इतनी पूंजी की जरूरत है, तो आपने पहले जरूरत पता लगाई, इतनी पूंजी चाहिए, मतलब डिसीजन लेने से पहले आपका प्लानिंग बहुत बड़ा रोल अदा यहां पर कर रहा था। यस, सी इज द राइट आंसर। नियोजन निर्णय लेने से अधिक व्यापक क्यों है? अब देखो क्वेश्चन वापस आ गया, जैसे मैंने बता दिया कि नियोजन निर्णय लेने से व्यापक है, ये तो समझ में आ गया। अब क्यों है? क्या नियोजन के बिना कोई देश विकास नहीं कर सकता? सभी प्रबंधन के कार्य नियोजन पर निर्भर करते हैं। ऑल मैनेजरियल फंक्शंस डिपेंड ऑन प्लानिंग। प्लानिंग इज अ यूनिवर्सल फंक्शन। और डिसीजन मेकिंग सेलेक्ट्स एन अल्टरनेटिव बट प्लानिंग आल्सो इंक्लूड्स गोल सेटिंग एंड आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 57। तो आपको समझ में आ गया होगा कि निर्णय से व्यापक क्यों है। तो निर्णय के संदर्भ में बात करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो देखिए, निर्णय केवल विकल्प का चयन करता है, निर्णय केवल विकल्प का चयन करता है, लेकिन जबकि नियोजन लक्ष्य निर्धारण और विकल्पों की पहचान भी करता है, उन विकल्पों का मूल्यांकन करता है। हम प्रोसेस पढ़ते हैं और विभिन्न विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन करते हैं, और जब उपयुक्त विकल्प का चयन हो जाता है तो फिर हम प्लानिंग करते हैं, सब प्लान करते हैं और आगे कार्य को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक और बात बताऊं आपको, निर्णयन का शब्द आया है तो बताऊं, एक होता है निर्णयन और एक होता है निर्णय। इन दोनों में डिसीजन देखो, एक होता है डिसीजन मेकिंग। छोटी छोटी चीजें बहुत समझनी पड़ेगी क्योंकि बिजनेस अपने आप में एक समझने वाला सब्जेक्ट है। बाकी क्वेश्चन ऐसे घुमा दिए जाते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, और एक होता है डिसीजन। दोनों में डिफरेंस क्या देखो, एक्चुअल में क्या होता है, निर्णय एक प्रक्रिया है। क्या है? निर्णय एक प्रोसेस है जो चलती है रेगुलर, जिसमें हमेशा सोचना होता है, विकल्प आते रहते हैं। और निर्णय क्या है? उस निर्णयन प्रक्रिया जो हम ऊपर बात कर रहे थे, निर्णयन प्रक्रिया का अंतिम जो हमारा हेतु है, या इसको कदम कह सकते हो, निर्णय प्रक्रिया का अंतिम कदम है ना, वो हमारा निर्णय है। देखो कितनी बारी बारी चीजें होती है। तो निर्णय क्या है? इट इज अ प्रोसेस। डिसीजन मेकिंग इज अ प्रोसेस बट ओवर डिसीजन इज द फाइनल आउटपुट ऑफ डिसीजन मेकिंग। इट इज क्लियर? एनी डाउट? तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो कभी कभी ऐसे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट निर्णय को भी डिसीजन लिखते हैं, जबकि डिसीजन नहीं होता, डिसीजन मेकिंग होता है। और आप इसलिए देखिए, आपने शायद इतने दिन नहीं सोचा होगा, तो मैं आपको एक नई चीज और सिखाता हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही सिखा रहा हूं, लेकिन आपको बता दूं, इसीलिए हमारे जितने भी प्रबंध के कार्य हैं वो आईएनजी फॉर्म में। आपने कभी सोचा? हमारे टॉपिक के नाम ऐसे नहीं होते हैं, प्लान, ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे नहीं होते हैं। हमारे होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेटिंग, ऐसे होते हैं ना। उसका कारण यही होता है। क्यों? क्योंकि ये सब प्रक्रिया के रूप में निरंतर चलने वाले हैं, तो हम इसको आईएनजी फॉर्म के अंदर हम दिखाते हैं। अब मुझे बताइए, ये चीज समझ में आई आपको? तो ऐसी चीजों को ध्यान में रखा कीजिए। आप पढ़िए नहीं, पढ़ाई को जिए। आप बिजनेस को पढ़े नहीं, बिजनेस को जिए। तो जब आप जीना आप सीख जाओगे ना किसी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट में आप पारंगत बन जाओगे। और जिस दिन पारंगत बन जाओगे उस दिन सिलेक्शन के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा, डरना नहीं पड़ेगा, एग्जाम हॉल में घबराना नहीं पड़ेगा, चिंतन मनन नहीं करना पड़ेगा। आप तो एग्जाम देके सिलेक्शन लेके आओगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मेकिंग सब्जेक्ट है। और इवन कोई भी सब्जेक्ट हो वो हमेशा कॉन्सेप्ट को ही बूस्टअप करता है। चलिए, आंसर हो जाएगा 57 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीतियों और कार्य विधियों में अंतर क्या होता है? तो मैंने आपको बता ही दिया। नीतियां जो होते हैं, सबसे पहले बता दी मैंने, नीतियां जनरली या तो उच्च स्तर पर बनाई जाएगी, लेकिन अगर अलग अलग नीतियां हैं तो वो सभी स्तर पे भी होती है। तो ओवरऑल क्वेश्चन आता है तो फिर मैं सभी ही सही आंसर बोलता हूं कि सभी कीजिए। और कार्य विधियां जो होती हैं आपकी, जो आपके प्रोसीड्यूर्स होते हैं,
ये हमेशा लोअर लेवल पे होता है, क्योंकि एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कहां होता है, धरातल पे काम तो यही होगा ना, धरातल पे तो काम यही हो रहा होता है, इस वजह से यहां पर जो है वो ये होता है। तो चलिए फटाफट से आंसर दे दीजिएगा क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर दीजिए फटाफट से। देखो कुछ कह रहे सर ए होता है, ए नहीं होगा, और सोचिए आंसर दीजिए, फिर मैं बताता हूं, ठीक है। तो देखो नीतियां हमें ये बताती हैं, एक दो अंतर मैं आपको और बता दूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखो एक तो ये सब हमारे नियोजन के घटक है, पहली बात तो बता दूं, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, ये नियोजन के घटक है। जैसे एक तो होती है हमारी पॉलिसीज, नीतियां, एक होते हैं हमारे नियम जिनको बोलते हैं रूल्स, ठीक है। एक होती है व्यू रचना जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी, और एक होता है अभी जो बात कर रहे हैं जैसे कार्य विधियां है, प्रोसीड्यूर्स। हालांकि मैं इतना ही समझा रहा हूं, ये तो और भी होते हैं, जैसे हमारा नीतियां हैं, कार्य विधियां हैं, समय चक्र हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है, स्ट्रेटेजी हो सकता है, बजट हो सकता है, ये सब हमारे नियोजन के घटक है, ठीक है। अच्छा इसीलिए उधर बिजी होना पड़ेगा आपको, है ना, ये भी दिक्कत आ रही होगी, सही है। तो देखो नीतियां क्या बताती है कि कैसे करना है, नीतियां क्या बताती है, कोई काम कैसे करना है, यानी कि हाउ टू डू, ये हमें नीतियां बताती है। लेकिन क्या करना है ये नियम बताते हैं, ठीक है। दोनों समझ में आया। व्यू रचना क्या होती है, ये हमेशा प्रतियोगियों की चाल को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, प्रतियोगी की चाल को ध्यान में रखकर, प्रतियोगी की चाल को ध्यान में रखकर, और ये हमेशा कहां बनाई जाती है, तो आपको पता होगा ये टॉप लेवल पे होती है। और कार्य विद्या क्या होती है, कार्य करने के तरीके बताती है, कैसे करना नीतियों ने बता दिया, लेकिन कार्य करने का तरीका क्या होगा फिर हमें कार्य विद्या बताती है। तो कार्य करने के तरीके बताती है। नीतियां पथ प्रदर्शक का काम करती है, नीतियां क्या करती हैं, पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। नीतियां आपको कार्य करने के लिए रास्ता बताती है, लेकिन उस रास्ते पे कैसे चलना कार्य विद्या बताती है। अब मुझे बताइए कहां दिक्कत है पढ़ने में, इस तरीके से पढ़ेंगे ना चीजें बहुत इजी हो जाएगी। हम रटते हैं, अंतर पढ़ते हैं, रटते हैं, रटते 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 हमारे माइंड को हम रटंत की ओर लेके चले जाते हैं, और हमारा एक माइंड एक अलग ही जोन में चला जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पढ़ा तो सब है लेकिन एग्जाम हमारा क्लिक नहीं हो पाता है। पढ़ा तो सब है, सब याद भी किया था, लेकिन हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में एप्लीकेशन हमारा जो है वो पार्ट कम हो जाता है, वो इसीलिए होता है। समझ रहे मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये तो बजट बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बजट भी होता है, मैं कह रहा हूँ स्ट्रेटेजी होती है, उद्देश्य होता है, व्यू रचना होता है, कार्यक्रम होता है, समय विभाग चक्र होता है, बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुकी होगी कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, क्या चीजें समझा रहा हूं, आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब इसका आंसर देखिए, तो आंसर बहुत इजी था। इसका आंसर हो जाएगा नीतियां, नीतियां लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन करती है, अभी मैंने बताया पथ प्रदर्शन, जबकि कार्य विद्या उसे प्राप्त करने का तरीका बताती है। यस, डी इज द राइट आंसर, यस। अब एक गलत क्यों था, नीतियां मुख्य नहीं होती है, ठीक है, उद्देश्य मुख्य होते हैं। कार्य विद्या सहायक होती है, अरे सहायक उसके लिए होती है, वो तो कार्य के तरीके बताती है। नीतियों का उपयोग कम और कार्य विद्या अधिक होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, इसका उपयोग भी बराबर हो सकता है। नीतियां कारखाने में बनी जाती है और कार्य विद्या कार्यालय में, ये भी गलत है। आपको कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे आंसर दिए जा सकते हैं। तो डी इसका जो है वो सही आंसर होगा, बाकी जिसका भी गलत है वो आप इसका करेक्ट कर लीजिए, और उसका कंसेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने, बजट का अर्थ क्या है, बजट मीन्स, बजट का एक्चुअल में अर्थ क्या है, जल्दी से बताइए। नियोजन, निष्पादन का नियोजित लक्ष्य है क्या, प्लान्ड गोल ऑफ एग्जीक्यूशन, भविष्य की गतिविधियों का अनुमान है क्या, आसान्वित परिणामों का अंकों में वितरण है, या संसाधनों का सही वितरण है। तो जब भी हम जानते हैं बजट शब्द आता है तो हम सब जानते हैं बजट का मतलब ही क्या होता है, जो मात्रात्मक वितरण की बात करता है। और मात्रात्मक वितरण का मतलब ही क्या होता है, जिसको हम अंक में बताते हैं, डिजिट्स में बताते हैं, या उसको डेटा के रूप में बताते हैं, तो वो हमारा होता है संख्यात्मक प्रदर्शन। चाहे आय या व्यय हो, सरकार का बजट है तो सरकार का इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो जाएगा, आय और व्यय हो जाएगा। घाटे का बजट है तो आप समझ चुके होंगे, ये क्वेश्चन तो हमारा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी योजना होती है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 का, एक अच्छी योजना क्या होती है, ठीक है। चलिए, खर्चीली होती है, नहीं।
समय लेने वाली नहीं, संकीर्ण नहीं, वो तो ब्रॉड होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा फ्लेक्सिबल। एक अच्छी योजना वही मानी जाती है जो समय परिस्थिति के अनुसार अनुकूल हो, फ्लेक्सिबल हो। कभी कभी हमें कहीं कहीं पर समय के अनुसार थोड़ी चेंजेस करने की भी जरूरत पड़े तो हम कर लें। जैसे आज हमने बड़ा प्लान बना लिया 20 साल का और 18वें साल में कुछ चेंजेस करना पड़े तो हम यूं नहीं सोचे कर यार हम तो 20 साल का प्लान बना चुके हैं, अब मैं इसके ऊपर ही चलूंगा। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनानी पड़ सकती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 61 पढ़िए। नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णयों एवं अटकलों को समाप्त किया जाता है। नियोजन के माध्यम से उतावले निर्णय जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो एगरली हमारे डिसीजन है और जो अटकलें हैं उनको समाप्त किया जाता है। अटकल का मतलब भ्रांतियां, अफवाहें, ठीक है। लुइस ए एलन के इस कथन से, हालांकि एक मुझे लगा क्वेश्चन ये पूछ रहा है पर इसका आंसर तो वैसे पता लग गया है, हमारा लुइस एलन ने कहा है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है, लुइस एलन ने बताया इसको कि नियोजन जो है उसके माध्यम से निर्णय और अटकलों को हम समाप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि नियोजन हमारे भ्रांति को क्लियर कर देता है, हमारे जो है वो संदेह को जो है वो दूर कर देता है, ठीक है। नियोजन के बाद तो हमें केवल चलना होता है। तो इस कथन से नियोजन की आवश्यकता और महत्व दर्शाया है। लुइस ए एलन के इस कथन से नियोजन की आवश्यकता और महत्व को दर्शाया गया है। उतावले निर्णयों पर रोक यानी कि प्रिवेंशन ऑफ हैस्टी डिसीजंस, ठीक है। नेक्स्ट है अनिश्चितता एवं परिवर्तनों को समाप्त करना यानी सामना करना, कोपिंग विद अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस, प्रबंधकीय कार्यों पर रोक, रेस्ट्रिक्शंस ऑन मैनेजरियल फंक्शन या लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन गोल्स। चलिए आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 61 का, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 61 आपके सामने स्क्रीन पर है। आंसर दीजिए जल्दी से। जो क्वेश्चन सोचने वाला है वहां पर मैं आपको समझ दूंगा, अदरवाइज अपन चलते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ चुका होगा कि नियोजन के लिए जो बात हुई कि नियोजन उतावले निर्णय हो गए या अटकलों को समाप्त करता है, तो हमारे जो लुइस एलन है उन्होंने नियोजन की किस आवश्यकता और महत्व की उसका ध्यान इंगित किया है। तो वैसे भी पता लग रहा है कि यहाँ पर उतावले निर्णयों पर रोक, पहली बार देखो इसमें क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सोचने वाला है। प्रबंध के कार्यों पर रोक और लक्ष्यों की ओर ध्यान केंद्रित करना, ये तो ऑप्शन में वैसे भी नहीं हो सकते, आप सब भी जानते हैं नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अगर देखो नियोजन के द्वारा उतावले निर्णयों पर रोक लगा देते हैं और अटकले का मतलब कोई भ्रांतियां हैं, कोई अनिश्चितता है वो भी समाप्त हो जाती है, वो हमारा ये कर देता है। पर नियोजन का एक्चुअल इसमें महत्व क्या है, ठीक है ना। तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स को क्या है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर डाउट रहता है कि सर यहाँ पर अनिश्चितता होना चाहिए, यहाँ पर उतावले निर्णयों पर होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो क्या होते हैं, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी जो है वो नहीं होना है। तो अभी भी वो सोच सकते हैं और आंसर दीजिए, इसका आंसर आपकी नजरों में फाइनली जो है वो क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 61 का। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आंसर जो है वो फाइनली हमारा क्या होगा। एक्चुअल में इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो लग रहा है कि बी होना चाहिए, पर आंसर जो है वो फाइनली हमारा ए ही यहां पर रहने वाला है, ठीक है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को यहां पर जो है वो थोड़ा सा डाउट होता है कि सर कभी कभी अनिश्चितताओं के लिए भी सामना करने की बात हो सकती है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है वो जनरली ए माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हेनरी फ्योल ने एक प्रभावी नियोजन में किन विशेषताओं को सम्मिलित किया है। विच फीचर्स ऑफ इफेक्टिव प्लानिंग वर सजेस्टेड बाय हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल ने जो है वो यहां पर क्या कह रहे हैं हमें अभी समझिएगा कि हेनरी फ्योल ने एक प्रभावी नियोजन में किन विशेषताओं को सम्मिलित किया है। विश्वसनीय एवं सरल यानी कि रिलायबल एंड सिंपल, उसके बाद दूसरी है डिटेल्ड एंड प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव्स यानी कि विस्तृत एवं व्यावसायिक उद्देश्य, तीसरा हमारा हो जाएगा निरंतरता, एकता, लचीलापन एवं स्पष्टता, और चौथा हो जाएगा स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 62 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक प्रभावी नियोजन में, एक इफेक्टिव प्लानिंग में किन विशेषताओं को सम्मिलित किया। तो सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, हेनरी फ्योल के अनुसार आंसर देना है। तो आंसर हो जाएगा स्पष्ट परिभाषित उद्देश्य, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि आपको पता है आपके सामने बहुत सारे, आपके सामने जो है वो विभिन्न विकल्प हैं, आपके सामने जो है वो क्या है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो उन ऑप्शंस में आपको क्या करना है, उन ऑप्शंस में से आपको जो है वो किसी एक को मूल्यांकन करना है, इवेल्युएट करना है और फाइनल के ऊपर जाना है। तो आप क्या करेंगे, तो आपको पता होगा हम एक तकनीक का यूज करते हैं और उस तकनीक को कहा जाता है पर्ट तकनीक। क्या कहा जाता है दोस्तों, पर्ट तकनीक। अब हम पूरी बात करेंगे ये पर्ट क्या है। यहाँ पर डी नहीं होगा, कुछ कह रहे डी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर पर्ट। तो मैं पूरा समझा देता हूं, देखिए
एक्चुअल में क्या होता है, ये पर्ट हमारा नियोजन और नियंत्रण दोनों में काम आता है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है, नियंत्रण की या नियोजन की जब हम आधुनिक तकनीक देखते हैं तो उसमें एक तकनीक आती है नेटवर्क एनालिसिस। नेटवर्क जो एनालिसिस है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने? नेटवर्क एनालिसिस को हम 3 भागों में बांटते हैं, मतलब 3 चीजें मिलकर जो है वो हमारा नेटवर्क एनालिसिस बनाती है। तो वो 3 चीजें क्या क्या है वो भी हम समझ लेते हैं। तो देखो, एक तो होता है हमारा पर्ट जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसको कहते हैं प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स इसे कहा जाता है, जो 3 अनुमानों पर काम करती है। 3 अनुमानों के ऊपर जो है वो काम यहां पर करती है। सेकंड कौन सी होती है? तो सेकंड होती है हमारी सीपीएम, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पाथ मेथड, यानी कि इसको बोलते हैं कि हमारे संकट को सबसे कम करें, हम ऐसा प्लान करें जो हमारे संकट बाधाओं को न्यूनतम करें, तो उसके लिए हम सीपीएम का यूज करते हैं। अभी सारी बताऊंगा। प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स, ठीक है। एक होती है हमारी सीपीएम जो मैं आपको बताऊं, तो वो होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो ये चीज आपको अच्छे से सीखने को मिली होगी। कभी कभी पूछ सकते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस में से कौन सम्मिलित नहीं है, तो फिर आंसर देने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और एक और होती है RAMPS, इसको बोलते हैं रिसोर्स अलोकेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट स्कीम्स या शेड्यूल्स। ये तीनों नेटवर्क एनालिसिस में आती है। किसमें आती है? नेटवर्क विश्लेषण में आती है। और ये किसमें आती है? तो ये मॉडर्न टेक्निक में आती है। पहली बात आपको और बता दूं, ये मॉडर्न टेक्निक्स है, हमारी परंपरागत ट्रेडिशनल टेक्निक्स नहीं है। तो मॉडर्न टेक्निक्स, और आपको बता दूं ये हमारा नियोजन में भी आता है और नियंत्रण में भी आती है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर इसको नियंत्रण में यूज करते हैं। ये समय के 3 कारक पर आधारित है, समय के 3 अनुमानों के ऊपर काम करती है। कौन सा? पर्ट। समय के 3 अनुमानों पर। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं समय के 3 अनुमानों पर कौन काम करती है, तो समय के 3 अनुमानों के ऊपर ये जो है वो काम करती है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक मतलब पूरे कार्यक्रम, किसी भी एक प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से भांप लेकर उस प्रोजेक्ट के छोटे छोटे स्प्लिट किए जाते हैं, टुकड़े बनाए जाते हैं। तो ये प्रोग्राम इवेल्युएशन रिव्यू टेक्निक 3 अनुमानों पर काम करती है, और ये केवल एक अनुमान के ऊपर ही काम करती है, एक अनुमान के ऊपर ही काम करती है, ठीक है। इसको अमेरिका की डू पोरेंट कंपनी ने विकसित किया था। किसको? सीपीएम को। सीपीएम को अमेरिका की डू पोरेंट कंपनी ने विकसित किया था। इतनी सारी डीपली चीजें आपको मैंने यहां पर जो है वो बता दी है। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। नेटवर्क एनालिसिस में 3 चीजें आती है, पर्ट, सीपीएम एंड रिव्यू, रिसोर्स एलोकेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट स्कीम। और सीपीएम को जो है वो अमेरिका की डू पोरेंट कंपनी जो है वो उन्होंने विकसित किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? 63 का आंसर हो जाएगा यहां पर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नियोजन की एक सीमा है। वन लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज उद्देश्यों के निर्धारण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, विभिन्न विकल्पों के मूल्यांकन में कठिनाई, डिफिकल्टी इन इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव्स, डिफिकल्टी इन एस्टेब्लिशिंग रिलायबल बेसिस, सही और विश्वसनीय आधार में कठिनाई, और डिफिकल्टी इन पॉलिसी फॉर्मेशन, नीति निर्धारण में कठिनाई। क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो देखो, नियोजन में उद्देश्यों का निर्धारण जितना कठिन नहीं है, उतना विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करना होता है। उद्देश्यों का निर्धारण नियोजन की प्रक्रिया का पहला चरण होता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। एप्लीकेशन में जो वीडियो सॉल्यूशन डाल रखा है उसमें लोगों के कारण प्रश्न पढ़ने में नहीं आ रहा है। ओके, प्रश्न पढ़ने में दिक्कत आ रही है ना? चलो बिल्कुल, उसके लिए हम प्लान करते हैं। आज ही बात करता हूं मैं टीम से, है ना। चलिए, अब थोड़ा प्रश्न आपको अच्छे से दिखेगा, मैं बात कर लूंगा बिल्कुल। उसमें कुछ भी लोगों में थोड़ा चेंजेस होगा तो हम करवा लेंगे, लोगों को साइड में करवा देंगे, जो भी होगा मैं आपका जो है वो समाधान करवा दूंगा। तो क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे निश्चित रूप से। निम्न में से कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग? कठोरता, ठीक है, रिजिडिटी, समय की बर्बादी, वेस्टिंग ऑफ टाइम, नियंत्रण का आधार, बेस ऑफ कंट्रोल या अत्यधिक लागत। तो देखो, कभी कभी हम क्या निर्णय बहुत कठोर ले लेते हैं, ये हो सकता है। नियोजन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखते हैं, ये भी कमी हो सकती है। समय भी बर्बाद हो जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, मान लेता हूं, और कॉस्ट भी लग सकती है, क्योंकि ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग के पार्ट्स होते हैं, टीम होती है हमारे साथ, ठीक है, अधिकारी वर्ग हो सकते हैं, कभी कभी बाह्य लोगों की भी हम हेल्प लेते हैं, ये सब हो सकते हैं। लेकिन नियंत्रण का आधार है, क्या ये कोई सीमा हो सकती है या नहीं? ये तो उसका फायदा है, ये तो जो है वो इसके लिए बेस्ट काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नियोजन की विशेषता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग?
नियोजन भविष्योन्मुखी होता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सर्वव्यापी होता है, हमने पढ़ लिया, ये भी बात है। अब दो बचे। नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित करता है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। और नियोजन लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। अब सी और डी के अंदर आपको चुनाव करना है, तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे लक्ष्य प्राप्ति पर होता है, तो बिल्कुल सही बात है। नियोजन नियंत्रण के लिए मानक स्थापित नहीं करता है, क्या हमने कहा उसके अनुसार ही होगा। नियोजन नियंत्रण के लिए एक आधार का काम करता है, उससे संबंध है, जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन मानक स्थापित करता है, ये सही नहीं होगा, तो ये विशेषता नहीं होगी। बाकी लक्ष्य उन्मुखी होता है, बिल्कुल सही बात है, हमने आगे पढ़ा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य योजनाओं के ढांचे के भीतर किए जाते हैं, यह नियोजन की कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है? ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन, आइडेंटिफाइंग द रिलेटिव फीचर्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित होता है, प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। नियोजन सर्वव्यापी है, प्लानिंग इज परवेसिव, ठीक है, और या यूनिवर्सल कह सकते हो। नियोजन भविष्योन्मुखी है, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक्स। या नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 67 आपके सामने है, चलिए पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। यस 66 का आंसर सी होगा, 67 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन 67 आपके सामने स्क्रीन पर है। चलिए कुछ के आंसर आने भी स्टार्ट हो गए, कुछ के लिए डी होगा, कुछ के लिए सी होगा। चलिए तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यहां पर जो है वो अन्य प्रबंधकीय कार्य योजनाओं के ढांचे के भीतर किए जाते हैं, यह नियोजन की कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है। क्वेश्चन हमें ये कहता है, तो नियोजन लक्ष्य प्राप्ति पर केंद्रित है, ये नहीं होता है। सर्वव्यापी और भविष्योन्मुखी नहीं है बेटा, आपने इसका सी क्यों माना? आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन, नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य। क्यों? देखो सभी प्रबंधकीय कार्य तो योजनाओं के ढांचे के भीतर किए जाते हैं, इसका मतलब क्या है, वो सब प्लानिंग के ऊपर डिपेंड है और नियोजन प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर डिपेंड होता है। इस वजह से आंसर क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। एक बार और पढ़ लीजिए, कोई क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। देखो अन्य सभी प्रबंधकीय कार्य योजनाओं के ढांचे के भीतर किए जाते हैं। अन्य सभी कार्य का मतलब क्या हुआ? मतलब प्लानिंग आपने पहले ओवरव्यू सोच लिया, प्लानिंग के बाद जो भी आगे के कार्य हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, ये एक फिक्स स्ट्रक्चर्स फॉर्मेट में किए जाते हैं, ठीक है। तो नियोजन की ये कौन सी विशेषता बताता है कि नियोजन प्रबंध का प्राथमिक कार्य है। इसका मतलब नियोजन करने के बाद बाकी का कार्य आपके जो वो जिसे भी स्ट्रक्चर्स होता है, जिस फॉर्मेट को आपने चूज कर लिया उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है वो निरंतर चलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 67 का आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 68। नियोजन अनुमानों या इच्छाओं पर नहीं बल्कि तार्किक और क्रमबद्ध सोच पर आधारित होता है, यह नियोजन की कौन सी विशेषता है? नियोजन अनुमानों पर नहीं बल्कि तार्किक और क्रमबद्ध सोच पर आधारित होता है, यह नियोजन की कौन सी विशेषता बताता है? क्या नियोजन फ्यूचरिस्टिक है, ये बताता है? प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, और प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। क्वेश्चन नंबर 68 आपके सामने है, तो आप समझ चुके होंगे यहां पर हो जाएगा नियोजन एक मानसिक प्रक्रिया है, ये मेंटल प्रोसेस है। कैसे पता लगा सर? तो ये पता लगा यहां से तार्किक और क्रमबद्ध से। और एक चीज मैंने आपको बताई थी, पहले क्वेश्चन आया था, नियोजन में किसकी आवश्यकता होती है? तो सृजनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग एंड कल्पना शक्ति, तर्क शक्ति, विचार शक्ति, इन सभी की आवश्यकता हमें होती है। तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69। नियोजन प्रक्रिया में शामिल चरणों का सही क्रम कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। इसने प्लानिंग की प्रोसेस को लेकर क्वेश्चन पूछा है, प्लानिंग की प्रोसेस को लेकर पूछा है, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस। ठीक है, आपके सामने सारे ऑप्शंस है, मैं सीधा आंसर बताऊंगा, सटीक होगा जो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि सब में क्वेश्चन सेम ही है, बस सीक्वेंस बदली हुई है। जैसे विकल्पों का मूल्यांकन है, विकल्पों की पहचान, उद्देश्यों का निर्धारण 3 पे आ रहा है, पूर्व निर्धारण 4 पे आ रहा है, ये है क्या? ठीक है, या फिर सेकंड क्या बोल रहा है? उद्देश्यों का निर्धारण यानी कि सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, देन विकल्पों की पहचान, आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेटिव्स, विकल्पों का मूल्यांकन यानी कि कोर्सेस ऑफ एक्शंस, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव्स यानी कि पूर्व विकल्पों का मूल्यांकन, और डेवलपिंग प्रोमिसेस यानी कि पूर्व निर्धारण या पूर्व धारणाओं का विकास करना। और वैसे ही सी है और वैसे ही हमारे सामने डी है। ठीक है, कुछ कह रहे सर सी और डी होगा, एक सटीक आंसर हमारे सामने रखिए, क्या सी होगा या डी होगा? क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने है, कौन सा है? 70 आपके सामने है। तो देखो सबसे पहले आप सब जानते हैं कि नियोजन के अंदर उद्देश्यों का निर्धारण होता है, तो ये तो वैसे भी कट गया। अब हमारे सामने ये तीनों आ रहे हैं, ऐसे ही करते हैं ना क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखो पूर्व धारणाओं का विकास, विकल्पों की पहचान, विकल्प डायरेक्ट नहीं आ जाते हैं, उद्देश्य के बाद डायरेक्ट विकल्प थोड़ी आते हैं, तो फिर ये ऑप्शन वैसे भी गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन भी चला गया।
अब बच्चे ये दोनों, तो आपको पूर्व धारणाओं का विकास करना होता है, बिल्कुल करना होता है। ठीक है, अब है विकल्पों की पहचान, विकल्पों की पहचान ये भी सही है। अब यहां पर आ जाइए। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा इसमें बता दूं, यहां पर जो है वो थोड़ा सा वैसे सी होगा, लेकिन यहां पर स्टेप्स के अंदर क्या रिपीट हो रहा है, मैं देख लेता हूं। उद्देश्य का निर्धारण करोगे, पूर्व धारणाओं का विकास करोगे, देन आप क्या करोगे, विकल्पों की पहचान करोगे, विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे। ठीक है, इसके बाद आएगा सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या करोगे, चयन के बाद, मूल्यांकन के बाद उसका चयन नहीं, इसमें यूं कर लो, मूल्यांकन करोगे, मूल्यांकन के बाद आपको पता लगा जैसे एबीसीडी है, तो आप किसी सर्वश्रेष्ठ का चयन करोगे। चयन करने के बाद फिर आप क्या करोगे, उसके अनुसार योजना बनाओगे। योजना के बाद आप क्या बनाओगे, आगे के स्टेप्स हैं, आप उप योजना बनाओगे। उप योजना के बाद क्या करोगे, उसके अनुसार जो है वो कार्य विधियों का चयन करोगे। इस तरीके से आप काम करोगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। हालांकि क्या है कि सी और डी के अंदर जो है वो थोड़ा सा मिसमैच हो रहा था, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है, अच्छा हिंदी के अंदर, इंग्लिश चेक कर लेते हैं। चलो इंग्लिश में क्या कह रहा है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव्स। हाँ ये सही, दोनों में सेम हो रहा था, इसलिए थोड़ी सी मिस्टेक्स थी। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता दिया, आगे भी मैंने बता दिया आगे प्रोसेस क्या होने वाली है। 70, ये नियोजन की अंतिम अवस्था को बताते हैं। कौन बताते हैं, क्या रूल्स बताते हैं, मेथड्स बताते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताते हैं, या पॉलिसी बताती है? जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 70 का। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर दीजिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 70 का। क्या कह रहा है कि ये नियोजन की अंतिम अवस्था को दर्शाते हैं। दे रिप्रेजेंट द एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग। अरे जहां से शुरुआत होगी तभी तो होगा। यस, आंसर हो जाएगा इसका ऑब्जेक्टिव, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, पानी के लिए मैंने ब्रेक लिया था, तब तक आप लोग देखते रहिए और आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर क्या हो जाएगा, चलिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो 70 है उसका जो आंसर है वो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हमारा यहां पर जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है आपको ये चीजें? चलिए तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्योंकि देखो जो आज आप तय करते हैं ना, आपने एक बात भी सुनी होगी, एक मोटिवेशनल कोट, कि आपका भविष्य में आप क्या होंगे उसका आपका वर्तमान तय करता है। वैसे ही है कि ये नियोजन की अंतिम अवस्था को बताते हैं। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी इसमें हम कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जो आप उद्देश्य निर्धारित करेंगे उसी के अनुसार आपका भविष्य तय होगा, उसी के अनुसार आपकी फाइनल स्टेज आपको पता लगेगी कि आपने कैसे ऑब्जेक्टिव जो है वो सेट किए थे, क्या आपने सोचा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 आपके सामने, आंसर दीजिएगा। नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्लानिंग का, मेन ऑब्जेक्टिव बताइए। संसाधनों का कुशल उपयोग, एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इंक्रीज सर्टेनिटी, टाइम मैनेजमेंट, या ऑर्गेनाइज्ड वर्क। तो आपने देखा होगा नियोजन हमें सटीक और निश्चित बनाता है। नियोजन क्या करता है, नियोजन हमें सटीक और निश्चित बनाता है। यह बात आपने पढ़ी होगी। तो 71 का आंसर दीजिए समझकर। क्या कुशल संसाधनों का कुशल उद्देश्य का करना होता है, या केवल निश्चित बढ़ाना होता है, या केवल समय का प्रबंधन होता है, या संगठित कार्य होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा संसाधनों का कुशल उपयोग। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसको हम प्रॉपर यूज करें, यानी यूं कह सकते हैं कि इनका पूर्ण उपयोग करना, फुल यूटिलाइजेशन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 72, नियोजन का पहला चरण क्या होता है। तो मैंने आपको वैसे भी प्रोसेस बता दी थी। नियोजन का जो पहला चरण होता है वो यहां से शुरुआत होता है उद्देश्यों को निर्धारित करने के साथ। नियोजन प्रक्रिया जो है वो ये ध्यान रखना है। और एक और आपको ध्यान रखना है, जॉर्ज आर टेरी ने नियोजन की प्रक्रिया के 8 चरण बताए। कितने, ये भी आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज आर टेरी ने कितने बताए, 8 चरण बताए, जिसमें सबसे पहले वातावरण का प्रबंध से शुरू हो जाएगा। यहां पर स्टार्टिंग कैसे हो जाएगी, वातावरण को प्रबंधित करके नियोजन शुरू होगा, फिर सीधा आ जाएगा ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। ये भी तो नियोजन की प्रक्रिया का पहला चरण हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्यों का निर्धारण करना। उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, अभी आपको मैंने पूरी प्रोसेस बता भी दी थी।
ठीक है, फिर पूर्व धारणाओं का विकास करोगे, फिर आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार के विकल्पों को देखोगे, फिर विकल्पों का मूल्यांकन करोगे, उसमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे, सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करने के बाद उसके अनुसार योजना बनाओगे, फिर आप यूप योजना बनाओगे, देन आप कार्य विधि करके धीरे धीरे उसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन में मुख्य घटक कौन से होते हैं? उद्देश्य, उद्देश्य नीति और रणनीति, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी, कंट्रोल एंड प्रोडक्शन, ये वैसे भी गलत हो गया, विपणन बिक्री गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आंसर आपको पता लग गया होगा, उद्देश्य नीति रणनीति। उसके अलावा भी और क्या हो सकता है तो देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव्स हमारा हो गया, पॉलिसीज हमारी हो गई, स्ट्रेटेजी हमारी हो गई, फिर हमारा कार्यक्रम हो सकता है, कोई प्रोग्राम हो सकता है, बजट्स हो सकता है, मेथड्स हो सकते हैं, प्रोसीड्यूर्स हो सकता है, ठीक है, उसके बाद रूल्स हो सकते हैं, उसके अलावा भी बात करें तो आपका शेड्यूल हो सकता है। ठीक है, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, नियोजन के मुख्य घटक हो जाएंगे। 73 के बाद चलते हैं 74 की ओर। 74 क्वेश्चन आपके सामने, नियोजन के प्रकार कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्लानिंग्स? तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे नियोजन के जो है वो 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। अब बात करेंगे सर वो 3 प्रकार कौन से हैं? हमारे नियोजन के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक, एक होता है हमारा हम कह सकते हैं कि रणनीतिक, स्ट्रेटेजिक, और तीसरा होता है हमारा एक तरीके से हम कह सकते हैं संचालकीय, यानी कि प्रशासकीय, रणनीतिक और संचालकीय। नियोजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे समय के आधार पर मैंने आपको बता दिया, समय के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। वैसे ही ये होता है। प्रशासकीय का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, ये होता है हमारा स्ट्रेटेजिक, और ये हमारा होता है ऑपरेटिंग या ऑपरेशनल। ठीक है, ऑपरेशनल भी कह सकते हो इसको आप, वैसे इसका सही जो है वो ऑपरेशनली होगा। ठीक है, तो ये हमारा 3 प्रकार का होता है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 74 का बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, योजना बनाना भविष्य में झांकना है, ये किसने कहा था? तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कहा था हमारे हेनरी फ्योल ने। हेनरी फ्योल ने कहा कि प्लानिंग इज लुकिंग इनटू द फ्यूचर और लुकिंग फॉरवर्ड। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक, पर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? और मैंने आपको बताया था पर्ट हमारा किस में आता है, तो पर्ट हमारा नेटवर्क एनालिसिस में आता है। नेटवर्क एनालिसिस में 3 चीजें आती है, मैंने आपको बताई थी। एक तो पर्ट आती है, एक हमारा सीपीएम आता है, और एक रिसर्च अलोकेशन एंड मल्टी प्रोजेक्ट स्कीम्स ये आता है। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होगा? संसाधनों का उपयोग, यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, बेटर डिसीजन मेकिंग, मेकिंग मैनेजमेंट सक्सीड, या इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट्स, इंक्रीजिंग एम्प्लॉइज। जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है वो हमारा 76 का, 76 का आंसर दीजिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 76 का जो है वो आप यहां पर आंसर दे दीजिए। सेवेंटी सिक्स का आंसर दीजिए जल्दी से। अभी आधे क्वेश्चन हुए, आधे क्वेश्चन हमें और पार करने हैं। चलिए, कार्यक्रम मूल्यांकन और समीक्षा तकनीक पर्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो आप सभी को मैंने बता रखा है, ये हमारी नेटवर्क एनालिसिस के अंदर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या होता है? बेटर डिसीजन मेकिंग। और ये क्या करती है? पर्ट 3 अनुमानों पर काम करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। पर्ट जो है ना, पर्ट समय के 3 अनुमानों पर काम करती है। और आपको बता ही दिया मैंने, ये समय के एक अनुमान पे काम करती है। कौन? सीपीएम समय के एक अनुमान पे काम करती है। और अमेरिका की डूपॉन्ट कंपनी ने जो है वो सीपीएम को विकसित किया था। पर्ट का आंसर मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, ये होता है टू टेक बेटर डिसीजंस और बेटर डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति और रणनीति में क्या अंतर है? जैसे क्वेश्चन आया था नीति और कार्यविधि में क्या अंतर है, उस समय आपको मैंने बता दिया, नीतियां पथ प्रदर्शन और नीतियां आधार का काम करती है।
नीतियां बताती है कि कैसे करना है, वही नियम बताते हैं कि क्या करना है, और रणनीति प्रतियोगी को चाल में ध्यान में रखकर बताती है। तो नीतियां लचीली होती है और रणनीति कठोर होती है। पॉलिसी इज फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रेटेजी इज रिजिड। नीति निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा होती है जबकि रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया का हिस्सा होती है। पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजी इज अ पार्ट ऑफ इंप्लीमेंटेशन। नीति दीर्घकालीन होती है और रणनीति अल्पकालीन। पॉलिसी इज लॉन्ग टर्म बट स्ट्रेटेजी इज शॉर्ट टर्म, और इसमें कोई अंतर नहीं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम। तो ये आंसर तो वैसे भी गलत हो गया। और आपको बता दूं, नीति दीर्घकालीन होती है और रणनीति अल्पकालीन, ये भी सही नहीं है। जरूरी नहीं कि रणनीति आप दीर्घकाल के लिए भी बना सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 77 को पढ़िए और इसका जो है वो आंसर आप मुझे दीजिए। बिल्कुल, नमस्ते, गुड इवनिंग। आंसर दे दीजिए 77 का। तो 77 में आपको ध्यान रखना है कि आंसर हो जाएगा नीति निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा होती है जबकि रणनीति कार्यान्वयन प्रक्रिया का हिस्सा होती है। नीति लचीली होती है और रणनीति कठोर, ये भी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। सी क्यों गलत हुआ? क्योंकि नीतियां दीर्घकालीन भी आप नहीं बना सकते हो, ऐसा नहीं है, बना सकते हो, बट रणनीति कभी अल्पकालीन नहीं होती है, रणनीति दीर्घकालीन होती है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? फाइनली हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 78 का। चलिए 78 का आंसर दीजिएगा जल्दी से, ठीक है। उसको जो है हमें यहां पर आगे जो है वो रेगुलर बेसिस पर बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर कहां पहुंच चुके थे हम पूछ चुके थे हमारे 78 की ओर। 78 का आंसर दीजिएगा जल्दी से। 78 क्या कह रहा है, पढ़िए और आंसर दीजिए। कौन सा? नियोजन का सिद्धांत नहीं है, उद्देश्य का सिद्धांत। आपने नियोजन के सिद्धांत पढ़े होंगे, ठीक है। नियोजन के 14 सिद्धांत होते हैं, ये आपने पढ़े होंगे, ठीक है। जैसे हेनरी फोर्ड के 14 सिद्धांत है ना, वैसे ही, ठीक है। तो देखो कौन सा सिद्धांत नहीं है? उद्देश्य का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, लाभांश वितरण का सिद्धांत या समन्वय का सिद्धांत। क्वेश्चन देखोगे तो आंसर पे आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। यस, लाभांश वितरण का सिद्धांत इसमें कोई नहीं होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ फोरकास्टिंग होता है, प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। उसके अलावा भी नियोजन के सिद्धांत होते हैं, ठीक है। जैसे सही रणनीति का सिद्धांत होता है हमारा, ठीक है। चयन का सिद्धांत होता है, इस तरीके से, ठीक है। समन्वय का सिद्धांत भी होता है, हमारा अनुशासन का भी होता है, लेकिन लाभांश वितरण का कोई सिद्धांत नहीं होता है। तो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बिल्कुल, नमस्ते। 79, अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फ्यूल के अनुसार निम्न में से कौन सा प्रबंध के 5 कार्यों में शामिल नहीं है? तो देखो डायरेक्टली बता देता हूं, प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है और कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन मोटिवेशन यहां पर नहीं आता है। मोटिवेशन हमारे पीओआईएम में आता है, जिन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अब हेनरी फ्यूल के 5 कार्य कौन सा है? तो उन्होंने ये दिए थे, पीओसीसीसी। पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग, बोलिए कोऑर्डिनेटिंग बोलो या कोऑर्डिनेशन बोल दो, और इस सी का मतलब होता है कमांडिंग। वैसे कमांडिंग थर्ड पे आना चाहिए था, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया है, वैसे आदेश देना। और इस सी का मतलब होता है कंट्रोलिंग। तो आप समझ चुके होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग, ये पांचों कार्य किसने दिए? ये पांचों कार्य दिए हैं हमारे हेनरी फ्यूल ने। तो हेनरी फ्यूल ने मोटिवेशन नहीं दिया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं आपसे पूछूं हेरोल्ड स्मिडी ने कौन से दिए, कौन बताएगा? तो हेरोल्ड स्मिडी ने भी 5 काम दिए, वो है पीओआईएम। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग तो सेम है, लगभग सब में आएगा, और यहां पर आई का मतलब है इंटीग्रेशन और एम का मतलब है मेजरमेंट। ये दिया था हेरोल्ड स्मिडी ने, ठीक है। तो 79 का आंसर मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुका होगा। आंसर हो जाएगा डी, मोटिवेशन नहीं होगा हेनरी फ्यूल के कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 आपके सामने, विच एक्रोनिम वाज प्रपोज्ड बाय लूथर गुलिक एंड लिंडार्क उर्विक। ये कह रहे हैं कि लूथर गुलिक और लिंडार्क उर्विक ने प्रबंधन के 7 मुख्य कार्यों के लिए कौन सा संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया है? तो आप सब जानते हैं वो हो जाएगा हमारा पोस्ट कोर्ब। क्या हो जाएगा? पोस्ट कोर्ब जो है वो यहां पर हो जाएगा। पीओआईएम तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मेजरमेंट, ये तो दिया था हेरोल्ड स्मिडी ने। और लूथर गुलिक ने क्या दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था पोस्ट कोर्ब। इसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। भले लिख लेते हैं, आपको याद हो जाएगा। देखो पी का मतलब तो होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग,
एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब होता है डायरेक्टिंग, और ये एक साथ चलेगा कोऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा हमारा। आर का मतलब हो जाएगा रिपोर्टिंग, और इस बी का मतलब हो जाएगा बजटिंग। यूं तो उर्विक ने अलग से और कार्य दिया था, वो भी आपको बताऊं। कभी हेनरी इनके लिनार उर्विक सॉरी जो हमारा पोस्ट कॉर्प है उसके अंतर्गत अगर मान लो जो है वो लुथर गुलिक के साथ नाम नहीं आता है तो फिर उर्विक का कार्य ये अलग से आएगा, POCCCFI। ठीक है, एफ का मतलब होता है फोरकास्टिंग और आई का मतलब होता है इंस्पेक्शन या इंप्लीमेंटेशन। ये भी आपको ध्यान रखना है। उर्विक के फिर 7 कार्य अलग से पूछ ले तो फिर आपको अलग से ये देना है, POCCCFI देना है। अदरवाइज दोनों का साथ में आता है तो फिर हमारा पोस्ट कॉर्प सही हो जाएगा। ठीक है, और ये भी बता दूं ये ऑप्शन का मतलब क्या मैंने आपको बता ही दिया। प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, ये हमारी नेटवर्क एनालिसिस की तकनीक है जो कि नियोजन में भी आती है और नियंत्रण में भी आती है, और हमारी मॉडर्न टेक्निक है। और शॉर्ट क्या होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। इसका संबंध हमारे प्लानिंग से होता है, नियोजन से होता है। ठीक है, चलिए हेरोल्ड स्मिटी के प्रबंधन के 4 कार्य किस संक्षिप्त रूप से प्रसिद्ध है, तो ये आपको मैं वैसे बता चुका था। 80 का आंसर मैंने आपको दे ही दिया है, 80 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। चलिए हेरोल्ड स्मिटी 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर पॉपुलरली नोन बाय विच एक्रोनिम। हेरोल्ड स्मिटी के प्रबंधन के 4 कार्य का संक्षिप्त रूप क्या है, तो मैंने आपको बता दिया था, वो होता है POIM। क्या होता है, POIM होता है। तो सुन लीजिए, इसका मतलब तो सेम है, प्लानिंग। इसका भी हमारा यहां तक तो सबका सेम आ रहा है। आई का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग या इंटीग्रेशन, यानी एकीकृत करना, और IM का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी कि मापन। ठीक है, ये होता है MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। ठीक है, और ये किसने दिया था, तो ये दिया था पीटर एफ ड्रकर ने। ठीक है, चलिए अब बात करें सर ये किसने दिया था, PALC। देखो नए नए कार्य आपको सिखा रहा हूं, ये दिया था MC नाइल्स ने। इसका मतलब होता है प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन हो जाएगा, यहां पर लीडरशिप हो जाएगा, और देन अगेन कंट्रोलिंग हो जाएगा। एक और आपको मैं बता देता हूं, केवल POC पूछे ना तो ये दिया था कीथ डेविस ने। ठीक है, और POCCC पूछे तो मैंने आपको बता ही दिया, ये दिया था हेनरी फ्योल ने। अगर आपसे पूछे पोस्टडेक POSDC तो ये दिया था कूंज एंड ओडोनेल ने। लुथर गुलिक का मैंने बता दिया पोस्ट कॉर्प, और POCCCFI किसने दिया वो भी आपको मैंने बता दिया है। POCCCFI जो है वो किसने दिया है, तो ये दिया है उर्विक ने। ठीक है, तो सारी चीजें आपको मैंने यहां पर कवर करा दी। मेरे हिसाब से आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं आपको अच्छे से, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा, हेरोल्ड स्मिटी के प्रबंधन के 4 इकाई का संक्षिप्त रूप क्या हो जाएगा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, इन पोस्ट कॉर्प जो मैंने आपको बताया लुथर गुलिक का, एस स्टैंड फॉर विच मैनेजमेंट फंक्शन। सीधी सी बात है, एस किसके लिए आया, तो आप सब जानते हैं एस का मतलब होता है स्टाफिंग, और ये किसने दिया था, तो आप सब जानते हैं लुथर गुलिक ने दिया है। जैसे हमारे जो है वो फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव माने जाते हैं ना, फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट हमारे हेनरी फ्योल, वैसे ही इनको जो है वो प्रशासन के अंदर जाना जाता है, प्रशासन के अंदर इनका योगदान ज्यादा होता है। तो एस का मतलब स्टाफिंग है, बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, 7 कार्य हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एज पर बिलियरी ई गोथ्स, एक्चुअल में क्या थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। बिलियरी ई गोथ्स प्लानिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम एंड देन डूइंग व्हाट। बिलियरी ई गोथ्स के अनुसार नियोजन में मुख्य रूप से समस्या का चयन करने के बाद फिर आगे की कौन सी क्रिया की जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बताइए इसका आंसर। सेलेक्टिंग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, वैकल्पिक कार्यविधियों का चयन करना, या फिर इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन, त्वरित कार्यान्वयन, असाइनिंग टास्क टू एम्प्लॉइज, कर्मचारियों को कार्य सौंपना, या बजट फाइनलाइजिंग, बजट को अंतिम रूप देना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर 83 का, फटाफट से आंसर देते रहिए साथ के साथ, और हम आगे बढ़ते रहेंगे।
क्वेश्चन नंबर 83, कोई कह रहे सर बी होगा, कोई एक होगा। तो देखिए एक्चुअल में बिलियरी ग्रोथ जो है ध्यान रखना, इन्होंने बताया था नियोजन एक चयन प्रक्रिया है। तो नियोजन में मुख्य रूप से समस्या का चयन करने के बाद उन्होंने बोला आगे की जो कार्यवाही आप इसको जोड़िए उस बात से कि समस्या का चयन करने के बाद, समस्या का आपने चयन कर लिया क्या समस्या है, तो फिर आपके पास क्या आएंगे, विभिन्न ऑल्टरनेटिव्स आएंगे उस कार्य को कैसे करना है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। यहाँ पर ए होगा, बी नहीं होगा। 83 का आंसर होगा ए ऑप्शन। अरे समस्या का चयन के बाद त्वरित कार्यान्वयन थोड़ी कर लोगे आप, ऐसा थोड़ी कि समस्या का चयन करने के बाद आपको समस्या का निराकरण मिल गया, उसके लिए आपको पहले और अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी, वैकल्पिक कार्य विधियों का चयन करना पड़ेगा कि इस कार्य को किस किस तरीके से कर सकते हैं, क्या ए है, क्या बी है या सी है। ये 4 कार्य आपके सामने आएंगे। समस्या आ गई, अब आपको लगा नहीं है सी का रास्ता साथ, फिर आपने सी को चूज किया, फिर इसके अनुसार आगे की नेक्स्ट प्लानिंग आप करोगे। समझ गए आप मेरी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लानिंग इज डिस्क्राइब्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस बिकॉज, नियोजन को निरंतर प्रक्रिया क्यों कहा गया है। इट फिनिशाइज वंस गोल्स आर सेट, लक्ष्य निर्धारित होने पर समाप्त हो जाता है। इट नेवर एंड्स, नीड्स रिवीजन, इससे कभी संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। इट गोज ऑन अपडेटिंग एज टाइम एंड कंटिन्यूअस कंडीशंस चेंजेस, समय और परिस्थितियों के अनुसार यह अद्यतन होती रहती है। या इट इज डन ओनली एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या केवल परियोजना की शुरुआत में ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84 को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, इट गोज ऑन अपडेटिंग एज टाइम एंड कंडीशंस चेंजेस, समय और परिस्थितियों के अनुसार यह अद्यतन होती रहती है समय समय के साथ। इसलिए हमको रेगुलर जो है वो प्लानिंग करनी पड़ती है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। हाँ, नियोजन भविष्य को बनाने के लिए, भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा जरूर है, भविष्य की घटनाओं को पकड़ने के लिए जरूर प्लान होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसको निरंतर करना पड़ता है। 84 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सपेंशन ऑफ SWOT एनालिसिस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्लानिंग, नियोजन के संदर्भ में SWOT विश्लेषण का सही रूप क्या है। तो मैं डायरेक्टली बता देता हूं आपको। देखो वैसे इसमें सिस्टम आ गया, ये तो गलत हो गया। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, यस बी इज द राइट आंसर। इसमें स्ट्रेटेजी आ गया, इसलिए वैसे भी गलत हो गया। वर्कफोर्स, ऑपरेशन ये होता ही नहीं है, स्ट्रक्चर, वर्क ये नहीं होता है, तो वैसे पता लग गया होगा आपको। बी इज द राइट आंसर। 85 का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। विच इज नॉट लिस्टेड अमंग द मेन फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग, नियोजन के मुख्य घटकों या तत्वों में से कौन सा शामिल नहीं है। ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोग्राम या पर्सनल कंफ्लिक्ट्स, तो आप सब जानते हैं ये सब शामिल होते हैं, मैंने पढ़ाया, लेकिन व्यक्तिगत संघर्ष यहां पर नहीं होगा। तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का आंसर हो जाएगा यहां पर डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स प्लानिंग अकॉर्डिंग टू स्टेनर, ये कह रहा है कि स्टोनर, एक्चुअली इसका सही मीनिंग स्टेनर नहीं है, स्टोनर के अनुसार नियोजन का सर्वोत्तम वर्णन इनमें से कौन सा रूप होगा। तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर बी हो जाएगा, अ सिस्टमैटिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर फ्यूचर एक्शंस, भविष्य के कार्यों के लिए एक सुव्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया के रूप में यहां पर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। क्लियर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट, यानी कि इस टेक्स्ट के अनुसार प्लानिंग एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट मोस्टली डील्स विथ, उच्च स्तर के प्रबंधन पर नियोजन मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है। वेरी शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल टास्क, डे टू डे शेड्यूलिंग, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, और इंडिविजुअल एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस रिव्यूज। क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए और अपना आंसर दीजिए मुझे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 को पढ़िए और मुझे इसका अपना आंसर जो है वो फटाफट से दीजिए। ठीक है, आप कुछ क्वेश्चन ही बच रहे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अकॉर्डिंग टू, यानी कि उच्च प्रबंध के स्तर पर नियोजन मुख्य रूप से किससे जुड़ा होता है, बताइए। क्या वेरी शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल टास्क के लिए, या डे टू डे शेड्यूलिंग के लिए, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज, या इंडिविजुअल एम्प्लॉइज। और आप जब जानते हैं कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उच्च स्तर के प्रबंधन की, तो क्या उच्च स्तर का प्रबंधन डे टू डे काम करेगा, नहीं। इंडिविजुअल एम्प्लॉय परफॉर्मेंस नहीं, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। डे टू डे के समय के लिए जो हमारा नियोजन वो कहां होता है, ये तो हमारा निम्न स्तर पे होगा। बी में तो क्या होगा, निम्न स्तर पर। वेरी शॉर्ट टर्म ऑपरेशनल, ये अल्पकालीन नियोजन के संदर्भ में बात कर रहा है, लेकिन हमें तो समय के आधार पर थोड़ी पूछा, हमें तो पूछा उच्च स्तर के प्रबंधन के अनुसार, हमें तो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसीज। अगर आप संगठनात्मक उद्देश्य, ऑर्गेनाइजेशंस मिशन, ऑर्गेनाइजेशंस विजन और ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं हायर स्टडीज में, तो ये चीजें हमें आपको अच्छे से क्लियर होती है कि ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशंस प्लानिंग क्यों की जाती है और वो टॉप लेवल पे ही क्यों होती है। सी इज द राइट आंसर। 89 क्वेश्चन आपके सामने, इन फ्यूल्स लिस्ट ऑर्डर इज बेस्ट इंटरप्रेटेड एज, फ्यूल की सूची में क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्यूल की सूची में आदेश को किस रूप में सबसे अच्छा समझा जाता है। स्ट्रिक्ट कमांड ओवर सबऑर्डिनेट्स, ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल, इश्यूज डिसिप्लिनरी नोटिसेज,
एंड टाइम मैनेजमेंट ऑफ टास्क। क्वेश्चन नंबर 89 आपके सामने, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्गेनाइज्ड अरेंजमेंट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड पीपल, यानी कि हम कह सकते हैं कि संसाधनों और लोगों की संगठित व्यवस्था। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 90, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट। नियोजन और पूर्वानुमान के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा? फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग आर अनरिलेटेड, पूर्वानुमान और नियोजन असंबंधित है। प्लानिंग डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूचर प्रिडिक्शंस, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स, फोरकास्टिंग इज डन ओनली आफ्टर प्लानिंग इज फाइनलाइज्ड। बताइए क्वेश्चन नंबर 90, तो आप सब जानते हैं कि ये क्या कह रहा है, कौन सा सत्य है? ये हो जाएगा प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स। यस, सी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि दोनों अलग अलग है, ये वैसे भी नहीं होता है, दोनों संबंधित होते हैं, इसलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। और ये क्या कह रहा है? पूर्वानुमान केवल नियोजन के अंतिम होने के बाद किया जाता है, ये तो और गलत हो गया। पूर्वानुमान तो नियोजन का आधार है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर होगा सही ऑप्शन सी, नियोजन भविष्य की घटनाओं के पूर्वानुमान पर आधारित होता है। यस। 91, अकॉर्डिंग टू मिलर के अनुसार एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्लानिंग इज कंपेरेबल टू। मिलर के अनुसार बिना नियोजन वाली संस्था की तुलना किससे की जा सकती है? कंपास वाले जहाज से, अ शिप विथ अ कंपास, अ ट्रैवलर विथ अ मैप, अ कंफ्यूज्ड जगलर, या फिर अ साइलेंट ऑर्केस्ट्रा। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर दीजिए। तो आपने पढ़ी होगी अ कंफ्यूज्ड जगलर। एक्चुअल में मिलर ने इसकी तुलना की कि बिना नियोजन के आपकी वो नाव है, ठीक है, जिस पर कोई नाविक नहीं है, या बिना पतवार के नाव है, ठीक है। जैसा बोलते हैं ना कि केवल हवा के अनुकूल रहने वाला जहाज कभी भी बंदरगाह तक नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक दिशा सूचक यंत्र के साथ एक नाविक उस नाव को या उस जहाज को जब तक कोऑर्डिनेट नहीं करेगा, तब तक वो अपने निश्चित बंदरगाह पोर्ट पर नहीं पहुंच पाएगा। तो सिर्फ हवा के अनुकूल रहने वाला जहाज या केवल हवा के अनुकूल रहने वाला पत्ता, वो हमेशा थोड़ी देर इधर जाएगा, थोड़ी देर इधर जाएगा, लेकिन लक्ष्य पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। तो मिलर ने इसकी तुलना की थी कि बिना नियोजन वाली संस्था है ना, उसकी तुलना उन्होंने किससे की थी? अ कंफ्यूज्ड जगलर से की थी, भ्रमित करबतबाज से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियोजन मुख्य रूप से क्या होता है? वित्तीय प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, यांत्रिक या भौतिक प्रक्रिया। फिजिकल नहीं होती, मैकेनिज्म नहीं होती, फाइनेंशियल नहीं होती है, एक्चुअल में ये बौद्धिक और मानसिक प्रक्रिया है। और ये कहा था कुंज एंड ओ डोनेल ने। और वो भी क्यों है आपको पता ही होगी, जिसके लिए सृजनात्मक चिंतन और कल्पना शक्ति की जरूरत होती है। तो 92 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 93, नियोजन एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है लक्ष्य उन्मुखता, उद्देश्य उन्मुखता, मानसिक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन इजी था। 93 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? आदेश, भविष्यवाची, बजट या समन्वय। तो देखो ये सब बात की चीजें, सबसे पहले फोरकास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बी इज द राइट आंसर। 94 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। 95 आपके सामने, नियोजन का एक लाभ है। क्या लाभ है? अस्थिरता को बढ़ाता है। अरे ये तो लाभ क्या हो गई? अनिश्चितता कम करता है। यस, नियोजन इसलिए तो करते हैं कि हम अनिश्चितता को हम कम कर सके, सबसे बड़ा कारण ये होता है। तो 95 का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 96 आपके सामने, नियोजन किस पर आधारित होता है? प्लानिंग इज बेस्ड ऑन गवर्नमेंट कंट्रोल, ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस, प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग और प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। तो आप समझ चुके होंगे हमारे पूर्वानुमान पर आधारित होता है, हम सब जानते हैं। तो आंसर हो जाएगा भविष्यवाणी और पूर्वानुमान। तो 96 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। 97, स्वोट विश्लेषण में ओ का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको वैसे भी आगे बता दिया, ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज। बाकी ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन, आउटरीच ये नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए स्वोट एनालिसिस को भी समझ लेते हैं। मैंने बताया था ये हमारा किसका आधार है? नियोजन के लिए काम आता है। एस का मतलब होता है स्ट्रेंथ यानी शक्ति। ओ का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, अपॉर्चुनिटीज। अच्छा, वीकनेस पहले आ जाएगा, मैंने देखा नहीं। पहले डब्ल्यू का लिख लो, वीकनेस। ओ का होता है अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स यानी कि चुनौतियां। तो टी का मतलब होता है चुनौतियां या खतरे। तो मेरे हिसाब से आपको स्वोट एनालिसिस का भी एक्चुअल पता लग गया होगा। 98 आपके सामने, नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है? स्थिर यानी स्टैटिक, कंटिन्यूअस, अस्थायी या अप्रासंगिक। तो आप सब जानते हैं हमारा जो नियोजन है वो सतत, इवन प्रबंध का कोई भी कार्य हो वो कंटिन्यूअस चलता है। प्रबंध के सारे काम क्या होते हैं? कंटिन्यूअस चलने वाले होते हैं। अस्थिर या बिना रुके चलते रहते हैं, मतलब स्थिर कह सकते हैं कि रेगुलर चलने वाले हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मनोगत्यात्मक रूप में संबंधित होते हैं, यानी कि नियोजन जो है वो एक तरीके से कंटिन्यूअस चलने वाला है। और प्रबंधन का कोई भी काम हो जो वो कंटिन्यूअस चलता है, केवल एक बार में करने वाला काम नहीं होता। प्रबंध की सारे कार्य जो है वो बार बार आपको करने पड़ते हैं, इसलिए कंटिन्यूअस प्रोसेस है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार समयावधि के आधार पर नियोजन है? प्रशासकीय नहीं होगा, क्रियात्मक नहीं होगा, ये नहीं होगा,
आंसर हो जाएगा हमारा दीर्घकालीन। समय के आधार पर 3 प्रकार का नियंत्रण होता है, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो 99 का आंसर क्या हो जाएगा? 99 का आंसर जो है वो यहां पर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के आधार पर नियोजन का प्रकार है? जल्दी से बताइए, प्रकृति के आधार पर कौन सा प्रकार है? ठीक है, तो अभी आपको मैं बता रहा था वो पहले वाले जो थे उसमें प्रकृति के थे, तो मध्यवर्ती नहीं होगा, उच्च नहीं होगा, निम्न होगा, आंसर हो जाएगा प्रशासकीय। तो देखो, प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार के नियोजन होते हैं। एक तो होता है हमारा प्रशासकीय, ठीक है, एक होता है हमारा संचालकीय, और एक होता है हमारा रणनीतिक। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एडमिनिस्ट्रेटिव, इसको बोलते हैं हम ऑपरेशनल, और इसको बोलते हैं हम स्ट्रेटेजिक। ठीक है, तो इस तरीके से आज की इस महत्वपूर्ण क्लास के अंदर हमने टॉप 100 क्वेश्चंस जो हमें डिस्कस करने थे उसको हमने यहां पर जो है वो समझा है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको सारे ही क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से यहां पर जो है वो समझ में भी आए हैं। तो इस तरीके से यहां पर हमारे सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होते हैं। मेरे हिसाब से हर क्वेश्चन को मैंने अच्छे से एलोबरेट किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और 360 डिग्री जो है वो एनालिसिस के साथ इवेल्युएट किया है, और हर तरीके से चीजों को मैंने आपको जो है वो अच्छे से समझाया है। तो उम्मीद करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हुई है। अगर आपको अच्छा लगा है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जो है वो यहाँ पर एक बार जो है वो बता दीजिएगा।